अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी मोमेंटम के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। तो बता रहे हैं जी, वी आर अवेयर द ऑफ द फैक्ट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट possesses a quality by virtue of which it exert a force on anything that tries to stop it। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो अगर कोई और बॉडी या कोई और चीज़ उसको रोकने की कोशिश करे तो वो उस रोकने वाली बॉडी के ऊपर लाजमी एक फ़ोर्स लगाता है। और अगर बॉडी जो मूव कर रही है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसको रोकना जो उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक बॉडी जो है वो बहुत हैवी है और एक बॉडी जो है बहुत स्मॉलर है, तो उसमें से जो हैवी बॉडी होती है उसको रोकना मुश्किल होता है, जो स्मॉलर बॉडी होती है उसको हम आसानी से रोक लेते हैं। तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी है या जो ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, जो कि डिपेंड कर रही है बॉडी की वेलोसिटी पे, स्पीड पे और बॉडी के मास पे, उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये जो न्यूटन जो है उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी कि ये जो क्वालिटी पाई जा रही है बॉडी में, मूविंग बॉडी में, इसको क्वालिटी ऑफ मोशन कहा जा सकता है। दिस टर्म इज़ नाउ कॉल्ड, पहले उसको कहते थे क्वालिटी ऑफ मोशन, अब उसका जो नया नाम रखा गया है उस नए नाम को कहते हैं हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशन। और वो जो क्वालिटी है वो क्या है जी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, मास ज़्यादा है तब भी ये चीज़ ज़्यादा होगी, मास कम है तो तब ये चीज़ कम होगी, वेलोसिटी ज़्यादा है तो तब ये चीज़ ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम है तो तब ये चीज़ कम होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है दूसरी डिक्रीज़ कर रही है। अगर प्रोडक्ट सेम है तो मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक है, अगर दोनों बढ़ रही हैं तो मोमेंटम बढ़ेगा, दोनों कम हो रही हैं तो मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा। तो बता रहे हैं जी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे v जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिहाजा इसको उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपने इसके ऊपर एरो साइन ज़रूर लगाने हैं। इन दिस एक्सप्रेशन v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड मास m जो है उसका मास है। लीनियर मोमेंटम इज़ देयर फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर हम यूनिट बेस पे आते हैं तो यूनिट में देखें, अभी मोमेंटम जो है वो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मास का और वेलोसिटी का। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका जो यूनिट है वो कंबाइन हो जाता है, तो इस लिहाजा इस केस में हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आप सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें इसको और डिवाइड भी कर दें तो डिवाइड करने से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मल्टीप्लाई वाला सेकंड है वो साथ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो यूनिट है उसको फिर हम न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देख लेते हैं कि जी मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ के दरमियान में कौन सा रिलेशन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो हम न्यूटन का लॉ हमने कल पढ़ा। ठीक है, उसमें क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration is equal to force। ठीक है, ये acceleration of the body is directly proportional to the force। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो क्या किया हमने, एक बॉडी ले ली, बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है। जब उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो vf हो जाएगी, और उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो a होगा। और एक्सेलरेशन हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लिहाजा एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा vf माइनस vi ओवर t। तो यहाँ पे हमने ख्याल ये रखना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जो भी चीज़ें बोल्ड में लिखी हुई हैं वो वेक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपने एरो साइन लगाना है, और जो बोल्ड नहीं है वो हमारे पास वैसे के वैसे आ जाएंगी, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। तो एक्सेलरेशन हमने लिख लिया, और न्यूटन का लॉ क्या था जी, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन से हमारे पास ए आ गया, तो दैट मीन्स कि जो राइट साइड है वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ओवर एम बराबर है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। और यहाँ पे एम वी एफ और एम वी आई दोनों मास और वेलोसिटीज़ के प्रोडक्ट हैं। जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वजह से एम वी एफ आ जाएगा फाइनल मोमेंटम, और जो एम वी आई है वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस तरह एम वी आई हमारे पास आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया एम वी आई इज़ द इनिशियल मोमेंटम एंड एम वी एफ इज़ द फाइनल मोमेंटम। दोनों मोमेंटम आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, तो
तो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी। तो कहते हैं ये कोई ये शो कर रही है दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स और फोर्स के साथ टाइम का प्रोडक्ट लें, जितने टाइम के लिए हमने फोर्स लगाई है तो वो मोमेंटम में चेंज के बराबर आ जाता है। दिस फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ इज मोर जनरल देन द फॉर्म एफ इज इक्वल टू एम में। एफ इज इक्वल टू एम में ये स्पेसिफिक फॉर्म है न्यूटन के सेकेंड लॉ की, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं एफ इंटू टी इज इक्वल टू डेल पी या एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो वो फॉर्म जो है वो ज़्यादा जनरल है, वो किसी भी रिएक्शन के लिए हम लगा सकते हैं। बिकॉज इट कैन ईजीली बी एक्सटेंडेड टू अकाउंट ऑफ चार्जेस या चेंजेस ऑफ अ बॉडी दैट एक्सलरेट्स व्हेन इट्स मैस ऑल्सो चेंजेस। पहले वाली जो इक्वेशन है फिजिकल टाइम में वो तब था जब मैस कांस्टेंट था या फोर्स जो है वो कांस्टेंट थी, ठीक है। लेकिन जब ये वाली इक्वेशन हम अब यूज़ करेंगे, जनरल इक्वेशन है, तो अगर मैस में भी चेंज हो रहा है तो भी हम ये लगा सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तब भी हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम टाइम को डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड से टाइम को लें और उसको राइट साइड पे डिवाइड कर दें, तो एफ बराबर आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ठीक है, एम वी एफ माइनस एम वी आई को आप डेल पी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी ओवर टी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो डेल पी ओवर डेल टी के बराबर है या टी के बराबर है, जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसके बराबर आ रहा है, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो जो ग्रीन पट्टी में चीज़ें होती हैं वो आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है पॉइंट टू पॉइंटर में। एक पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और स्टोन पे लगा रहा है, थोड़े से टाइम के लिए फोर्स लगाएगा। तो देखिए क्योंकि स्टोन जो है वो हार्ड चीज़ होती है, लिहाजा उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और आपका पाँव जो है वो ज़्यादा हर्ट होगा। जबकि फुटबॉल पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी लगाएंगे तो आपको इतना हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो बेंड हो जाती है, उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कम होता है। तो उन्होंने पूछा हुआ विच हर्ट यू इन द अबव सिचुएशन ए और बी, व्हाट डू यू थिंक। तो जो चीज़ जो है वो हार्ड होगी, जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगी। जो सॉफ्ट होती हैं, जिनका नॉर्मल रिएक्शन इतना नहीं होता, वो आपको कम हर्ट करते हैं। ठीक है, यही से हमने इम्पल्स की डेफिनेशन निकाल लेनी है। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। तो कहते हैं सम टाइम वी विश टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम टू केसेस वेयर द अप्लाइड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ऊपर वाले केस में था कि मैस अगर चेंज हो भी रहा है तब भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स चेंज हो रही है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कहते हैं हम फिर एफ को अलहदा से नहीं लेते, टाइम को अलहदा से नहीं लेते, बल्कि एफ और टी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फोर्स जो है बहुत थोड़े टाइम के लग रही है, तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है एफ इंटू टी, इसको इम्पल्स कहते हैं और इसको जो है वो आप आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेड ऑफ द इधर क्वांटिटी, द क्वांटिटी एफ इंटू टी इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्पल्स बराबर है एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। और इसी के साथ आपने इक्वेशन नंबर 2 भी कर लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ईजी है। आपको देखें एफ इंटू टी, आपको टाइम दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है और टाइम पे डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने बहुत अच्छे से करनी है। तो आज का एग्ज़ाम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।